अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। मैं हूं आपके साथ शुमाइला। नाज़रीन, इसराइल फ़लस्तीन जंग दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है। इसराइल की गज़ा पर वहशियाना बमबारी जारी है और अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1500 से तजावुज़ कर गई है। रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन गई हैं और शहीद होने वालों में एक बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की भी है। अब इसराइल ने फ़लस्तीनियों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है कि गज़ा को वो खाली कर दें। 11 लाख अफराद जो कि इस वक्त गज़ा में मौजूद हैं, उनकी ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं। दूसरी जानिब ईरान ने वाज़े तौर पर यह कह दिया है कि अगर इसराइल ने गज़ा पर बमबारी बंद न की तो इसका उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। और दूसरी जानिब एक नया महाज खुलने का इशारा भी ईरान की जानिब से दे दिया गया है। दीगर ममालिक भी अपने शहरियों को इसराइल से निकाल रहे हैं। जर्मनी में ने भी अपने शहरियों को इसराइल से निकलने की हिदायत जारी कर दी हैं। जबकि आज मुल्क भर में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ निकाली गईं और मुजाहरे भी किए गए हैं। तो क्या अब जो सूरत हाल है वो जंग के बादल मशरिक़ वुस्ता को अपनी लपेट में लेने जा रहे हैं? दूसरी जानिब कल रात एक ये भी खबर आई थी कि अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से एक बयान दिया गया था और उसके बाद इस बयान पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा हज़ीमत का सामना भी करना पड़ा। वाइट हाउस को उस बयान की तरदीद भी करनी पड़ी। इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वो बयान क्या था और किस तरह से फिर इसकी तरदीद सामने आई है। इसके अलावा एक और अहम मामला है पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी तौर पर जो बाशिंदे रह रहे हैं उनका इनखला का अमल जारी है और 31 अक्टूबर तक की उन्हें डेडलाइन दी गई है। और आज निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने वाज़े तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि 31 अक्टूबर तक ये तमाम गैर कानूनी बाशिंदे मुल्क से चले जाएं, वरना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी। बड़ी तादाद में अफगान बाशिंदे हैं जो कि मुल्क से जा भी रहे हैं। और दूसरी जानिब 1 नवंबर तक क्या पाकिस्तान से तमाम गैर मुल्की गैर मुकीम जो बाशिंदे हैं वो चले जाएंगे? और दूसरा ये कि जो सहूलतकार हैं इनके जिन्होंने इनका साथ दिया, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? और सहूलतकारों के हवाले से कानून क्या कहता है और अभी तक हुकूमत को कितनी कामयाबी हासिल हुई है ये जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम मुल्क में बाशिंदे हैं उनको यहाँ से निकालने में? इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। इसके अलावा आजकल MQM भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात लिए मैदान में है। मुस्तफ़ा कमाल ने एक ऐलान में कहा है कि आज MQM पाकिस्तान जितनी ज़्यादा मजबूत है माजी में कभी नहीं थी। साथ ही साथ उन्होंने पीपल्स पार्टी को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि सिंध के लिए आज तक पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया है। दूसरी जानिब जमात इस्लामी और PTI ने मुर्तज़ा वहाब के कागजात नामजदगी भी चैलेंज कर दिए हैं। इसके अलावा परवेज़ इलाही जो कि अभी तक ज़ेरे हिरासत हैं, उन्होंने एक बार फिर ये कह दिया है कि वो PTI को किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे और इसीलिए वो जेल भी काट रहे हैं। नून लीग अपने सियासी महाज से बयान दे रही है और नवाज शरीफ की वापसी के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। मुल्क में जारी सियासी गहमा गहमी का भी जायज़ा लेंगे और इसके अलावा जो सिंध में नया इत्तेहाद है क्या वो सिंध की तकदीर को बदलने जा रहा है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद काशिफ रफीक हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर मुनव्वर भट्ट और ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज़ खान फारहान साहब। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले काशिफ, इसराइल की जानिब से अब 24 घंटों का अल्टीमेटम दिया गया है कि गज़ा से लोग निकल जाएं। इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या ये मुमकिन हो पाएगा? अच्छा काशिफ को शायद हमारी आवाज़ नहीं जा रही है। इम्तियाज़ साहब आप बताइएगा, क्या ये मुमकिन है कि 11 लाख जो कि गज़ा में हैं वो 24 घंटों में यहाँ से निकल जाए? और जिस तरह से बमबारी की जा रही है, फॉस्फोरस बम इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो कि हड्डियाँ तो जला देते हैं, आपको लगता है कि एक नया महाज खुल रहा है इस खत्ते में? देखिए, नमाज तो खुल चुका है शुमाइला। कल भी हमने बात की थी कि हमास का नाम लेकर फ़लस्तीन के ऊपर सारी कार्रवाई की बात हो रही है और सारे मामलात को उसी तरह दिया जा रहा है। जो बाइडन ने जो उसको तरदीद करनी पड़ी, इसके ऊपर दुनिया क्यों खामोश है कि जो अमेरिका दुनिया का बादशाह बना फिरता है उसका सदर झूठ बोले और बाद में जस्ट एक तरदीद कर दी जाए। इतना ख़तरनाक इल्ज़ाम लगाए किसी पर कि जनाब उन्होंने बच्चों की, जबकि इस्लाम में तो सख्ती से पाबंदी है कि बदतरीन जंग में भी बच्चों का, ख़वातीन का और जो हथियार ना उठाएं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। तो ये कैसे मुमकिन है कि जो फ़लस्तीनी मुसलमान या हमास के जाबाज ऐसा काम कर सके? पॉसिबल ही नहीं है। 1% भी मैं तो नहीं समझता। उनके बच्चे तहे तेग किए जा रहे हैं, उनके बच्चों को मारा जा रहा है, शहीद किया जा रहा है। 450 बच्चे, 450 बच्चे तो वो हैं जो रिपोर्ट हुए, जो रिपोर्ट नहीं हुए वो तो एक बड़ी तादाद है। फिर अब ये बात आना, सिर्फ ये नहीं शुमाइला, जो बाइडन के
साथ साथ इसराइल की फौज ने फिर तरदीद की है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो वो जो साहबी जिसने रो रो के ये बयान दिए थे और उन्होंने अपने पस मंज़र में मंजर कशी की थी कि यहाँ पर इस तरह की लाशें मिली हैं, तो अब कहाँ ह्यूमन राइट्स की आलमी तंजीमें, यूएनओ का जो ह्यूमन राइट्स का चार्टर है वो कहाँ है, और उसका अपना जो ह्यूमन राइट्स विंग है वो कहाँ पर है, किस तरह से। ये जज्बात की बात नहीं कर रहे हैं हम, बड़े ओपन माइंड से बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि जो बातें जो उसूल दूसरों के लिए हैं वो मुसलमानों के लिए क्यों नहीं है। ख़ास तौर पर आप देखें कि हमारा ये फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों को एक ज़माने में याद होगा सरायवे में भी ये सूरत हाल होती थी कि वहाँ पर भी फिर तब जब दुनिया भर से आवाज़ उठी तब जाके वहाँ पे उन लोगों की जान छूटी। तो ये एक इसको अब दुनिया को इसमें इंटरवीन करना पड़ेगा अमन के लिए। अगर बरतानिया ये कहता है कि हम अपनी रॉयल नेवी वहाँ भेजेंगे इसराइल की हिमायत में और फौजी भी भेजेंगे, तो फिर बरतानिया अपने हिसाब से भी समझे, उसका भी फॉकलैंड से मामला चल रहे हैं, अभी भी चलते हैं, उसके भी अराउंड में प्रॉब्लम चल रही है। फिर बोलेंगे कि जनाब ये रिटेलिएट कर रहे हैं, ये तो राइट होगा, फिर हर एक का एक अपना राइट होगा। अगर अराउंड के अगर शाम, लेबनान, ईरान और भी अगर कंट्रीज इसको रिएक्ट करते हैं तो फिर आप ये नहीं कहेंगे। अगर मशरुक़ वस्ता में कोई मामला आएगा तो यूरोप ये सोच ले कि यूक्रेन वाली जंग अफोर्ड नहीं कर सका वो, तो फिर ये वाली खुदा न खास्ता बात हुई तो क्या होगा। अगर हमारे लिए प्रॉब्लम है तो भाई फिर सबके लिए प्रॉब्लम होगी। तो ये 24 घंटे का अल्टीमेटम का मतलब है ये बिल्कुल ऐसे ही है कि इलाके का दादा कहे कि जनाब ये घर खाली करके चले जाएं आप, और नहीं तो मैं ये तहस नहस कर दूंगा। मैं नहीं समझता एक बंदा भी वहां से बाहर जाएगा जी, क्योंकि फ़लस्तीन तो वो है ना, आपने देखे ना, वो तो यानी गुलेल से और पत्थर से, यानी कि शतीला कैंप, ये पता नहीं क्या क्या वहाँ पर, वो तो उससे मुकाबला करने वाले लोग हैं। ठीक है, इस पर हम ज़रा मुनव्वर साहब का मौक़िफ़ लेंगे। मुनव्वर साहब, आपको क्या लग रहा है, ये जंग अब मज़ीद फैलती हुई नज़र आ रही है? आपको लगता है एक नया महाज खुल चुका है, यहाँ सूरत हाल मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगी? अब देखिए, इसराइल के क़याम के बाद 1973 में 5 अक्टूबर के दिन ही शाम और मिस्र ने एक जंग का आगाज़ किया था जो 20 दिन चली थी, और 20 दिन के बाद फिर पता चला कि 2200 वो फौजी इसराइल के वो हलाक हुए और कोई 100 के करीब उनके तैयारे और टैंक उनको नुकसान पहुंचे। तो आज 2023 में भी 5 अक्टूबर के दिन ही जो है वो एक हमला हुआ इसराइल के अंदर, और यहाँ पे अब कोई किसी मुल्क ने नहीं किया बल्कि एक जिहादी ग्रुप ने किया, जिसे बहुत से मुल्कों की इस्लामिस्ट तंजीमों की हमायत हासिल है। तो उसकी अब ये कार्रवाई चल रही है। अब ये वाली वो 2 मुल्क, इस्लामी मुल्क मिल के, जिनमें बहुत से मुल्कों की, इस्लामी मुल्कों की सपोर्ट भी उन्हें हासिल थी, वो 20 दिन से ज़्यादा इसराइल के साथ जंग नहीं लड़ सके। तो अब ये एक तहरीक जो चली है दोबारा से, वो आप देख लें कि ये कितने दिन चल सकेगी। एक ताकतवर और एक कमज़ोर की लड़ाई जब होगी तो उसमें कमज़ोर ही मार खाएगा। मुस्लिम उम्मा सारी इकट्ठी हो जाएगी तो दूसरी तरफ फिर वो जो यूरोपियन ब्लॉक और अमेरिकन ब्लॉक वो आके ये सारा मामला फिर वो इसराइल की हमायत में वहाँ पे खड़े होंगे, तो फिर वे एक ऐसी ना ख़त्म होने वाली जंग शुरू हो सकती है। तो ये हर मसले का हल डायलॉग में ही होता है, और यूनाइटेड नेशन की करारदादें मौजूद है, और वहाँ पे अब ये अपीलें भी की जा चुकी हैं कि इसराइल जो है वो जंग को रोके, और जो ये आबादी वाले एरिया हैं वहाँ पे वो किसी किस्म का मिलिट्री एक्शन करने से गुरेज करे। अब तक वहाँ पे बेशुमार कीमती जानें ज़ाया हो चुकी है, और अगर ये गुरीला वार जारी रहती है तो फिर ये नुकसान और बढ़ेगा। इसमें सिविलियंस का नुकसान ज़्यादा होगा। गुरीला जो वार करने वाले आए हैं वो तो एक मिशन के तहत कर रहे हैं, जो लेकिन जो लोग वहाँ पे निहत्ते रह रहे हैं, जो बच्चे बूढ़े औरतें वहाँ पे रिहाइश पजीर है, वो ना किसी और जगह जा सकते, घर छोड़ सकते हैं, और ना ही उनके लिए कोई और पनाह मौजूद है। तो ये वाला मामला है। मुझे तो इस जंग में सिर्फ इंसानी खून बहता हुआ ही नज़र आ रहा। ओआईसी ने भी एक मजमती करारदाद पास करके फ़लस्तीन की हमायत कर दी। पाकिस्तान ने भी यूनाइटेड नेशन से दरख्वास्त की कोई जंग बंदी करवाए। चाइना ने भी ये बात कर दी, रशिया ने भी कर दी, लेकिन क्या कोई मुल्क
किसी ने ये फ़लस्तीन की उस तरह हमायत की जिस तरह अमेरिका और यूरोप इसराइल की करें। सही मेरा सही ख्याल है कि जवाब ना में ही होगा। तो सही। ऐसे में जबकि एक दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क एक साइड पे खड़े हैं और कमजोर जी मुनव्वर, जो कि सिर्फ दूसरे एक को मरते हुए देख के इजहार हमदर्दी करें, ठीक है, इस पर उनका मुकाबला नहीं है। तो इस जंग में नुकसान सिर्फ और सिर्फ कमजोर लोगों का कमजोर होगा। लोगों का होगा। ठीक है काशिफ, आप क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाइला, मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि कमज़ोर की ही हार होगी और ताकतवरों की जीत होगी। अगर ये फार्मूला सही होता तो अफ़गानिस्तान में नेटो फोर्सेस आई, 20 साल जंग लड़ती रहीं, लेकिन बिल आखिर उनको मुज़ाकरात करने पड़े, तालिबान को मुल्क हैंड ओवर करना पड़ा और उसके पीछे गुरीला वार थी, ना कोई फ़िज़ाइया थी, ना कोई नेवी थी, ना कुछ और था। अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई है, हमास के एक रहनुमा है सालेह अल रावरी, उन्होंने इंकशाफ किया है कि जो इसराइली फौजी उन्होंने पकड़े हैं या उनके पास हैं जब उन्होंने हमला किया, तो उसमें ये इंकशाफ हुआ है कि अमरीकी और फ़लस्तीनी शहरी इसराइली फ़ौजी वर्दियों में मलबूस थे जो उन्होंने पकड़े हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि इसराइली वर्दियों में अमरीकी, फ्रांसीसी और दीगर जो ममालिक जो सिंपथी रखते हैं इसराइल से, जी उनके शहरी जो है उनकी वर्दियां पहनी हुई हैं, उन्होंने उनके फौजी जो है उन्होंने वर्दियां इसराइल की पहनी हुई हैं और वो जंग में हिस्सा ले रहे हैं और जंग लड़ रहे हैं। सही। दूसरी तरफ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि गजा में जो भी ये अटैक हो रहे हैं इसराइल की जानिब से, वो आबादी पे हो रहे हैं। हमास के रहनुमा का ये कहना है कि अब तक उन्होंने हमास के जो अस्करी पॉइंट्स हैं उनको वो निशाना बनाने में कामयाब नहीं हुए और हमास ने अपने जो अहदाफ हैं उससे बढ़ के हासिल किया। ईरान ने तंबीह कर दी कि अगर गजा पे बमबारी बंद ना की गई तो एक नया महाज खुल जाएगा। जी जी मुद्दा यह है कि इसराइल ये चाहता है कि गजा में जहाँ पे जो जगह वागुजार करा ली गई है जिससे हमास ने कब्जा कर लिया है, वहां से लोग निकल जाएं और वो गजा की पट्टी, वो गजा का इलाका दोबारा इसराइल का हिस्सा बन जाए। और इसराइल का उस हिस्सा बनाने के लिए अमेरिका भी, बरतानिया भी, फ्रांस भी जो है वो इसराइल की पुष्टपनाही कर रहे हैं। देखना यह है कि पाकिस्तान समेत जो जितने मुस्लिम ममालिक हैं, आया वो इस बात को कि इसको डायलॉग के जरिए हल करना चाहिए। सफारती जो काम है वो तो कर रहे हैं, लेकिन वो दीगर सतहों पे जाके उनका क्या सपोर्ट करते हैं हमास का, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे नहीं लगता कि ये मामला इतनी आसानी से बंद हो जाएगा, क्योंकि अगर इसराइल ने अपने फौजी, अपने शहरी हमास से वापस लेने हैं तो उन्हें फिर हमास के कुछ लोगों को छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल इस वक्त तक ये ऐसा लगता है कि अमेरिका, बरतानिया, इसराइल और फ्रांस ये एक ब्लॉक बना के जो है वो इकट्ठे हैं और ये चाह रहे हैं कि हम मुस्लिम उम्मा पे बल पड़े। जी काशिफ, अब मुस्लिम उम्मा बजाय मजम्मत करने के, जंग बंदी की दरख्वास्तें करने की, अच्छी बात है, अमन हर किसी को पसंद है, जंग के बाद भी अमन ही होगा, डायलॉग ही होगा, लेकिन डायलॉग कमजोरी की बुनियाद पे नहीं होना चाहिए, बराबरी की बुनियाद पे होना चाहिए। अगर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग फ़लस्तीन के हिस्सा है, इसराइल का हिस्सा है, तो फिर उन सबको आज़ादी होनी चाहिए मजहबी अकायद की। मेरा ख्याल ये है कि जो मुस्लिम ब्लॉक जो इसराइल को तस्लीम नहीं किए हुए, वो बहरहाल हमास की सूरत में अपना हिस्सा जरूर डालेंगे। ठीक है, आगे ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आगे चलकर बात करेंगे पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्की और गैर कानूनी तौर पर जो बाशिंदे यहाँ पर मुकीम हैं, उनको डेडलाइन दी गई है कि वो 31 अक्टूबर तक मुल्क से चले जाएं। तो क्या मुकम्मल तौर पर 1 नवंबर तक मुल्क से ये गैर कानूनी तौर पर मुकीम बाशिंदे चले जाएंगे और अब तक हुकूमत को कितनी कामयाबी हासिल हुई है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। दिगरा वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने एक बार फिर से ये ऐलान किया है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो बाशिंदे हैं वो 31 अक्टूबर तक वापस चले जाएं, उसके बाद नो कॉम्प्रोमाइज़। तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है, हुकूमत अब तक कितनी कामयाब हुई है और क्या अभी भी जो गैर मुल्की हैं वो हिजरत कर रहे हैं और कितनी हुकूमत को इसमें कामयाबी मिली है? मुनव्वर साहब, क्या समझते हैं आप? देखिए जी, लाहौर में तो फिलहाल कोई इस तरह का ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ। वार्निंग ज़रूर दी जा रही है, इंतबाह भी किया जा रहा है, लिस्टें भी बन रही है और मेरा ख्याल है कि यहाँ पे अगर ऑपरेशन शुरू किया गया तो फिर काफ़ी ज़्यादा मज़ामत भी होगी और लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज भी बनेंगे। यहाँ पे जो अफ़गान बस्तियाँ कायम है वो
कई कई 100 की जो घरों पे मुश्तमिल है। ये अफगानियों का एक ये खासियत है कि ये जहाँ भी रह रहे हैं वो अकेले नहीं रहते, बल्कि वो गिरदोनवा के एरिए जो सारे वहाँ पे अपने अजीज़ो कारब रिश्तेदार और उनकी अहले ज़ुबान जो हैं उनको साथ में रख के तो उस एरिए में वो रहाइश पजीर होते हैं। तो यहाँ पे शराफत से तो कोई भी नहीं जाएगा। जो वो लोग किसी भी वजह से अपना मुल्क छोड़ के यहाँ पे सेटल हुए हैं, चाहे वो इलीगल है, और वो यहाँ से फ्रीली अपने मुल्क में वापस भी जाते हैं और स्मगलिंग भी कर रहे हैं और इजी मनी का भी काम कर रहे हैं, डॉलर की भी स्मगलिंग करते हैं और सोने की भी स्मगलिंग करते हैं। और जितनी इजी मनी यहाँ पे है उनके लिए, वो तो शायद दुनिया के किसी खित्ते में तो भी मुनव्वर, क्या मुमकिन नहीं। पंजाब से तो ये वाला मामला है। बाशिंदे जा नहीं रहे हैं, हिजरत नहीं कर रहे? नहीं, अभी तक तो कोई एक जगह पे भी इस तरह का ऑपरेशन नहीं हुआ और ना ही कोई एक बंदा जिसने आज खुद वो पंजाब से वो हिजरत की हो कि मैं अपने मुल्क में वापस जा रहा हूँ। अलबत्ता ये सिंध के अंदर ये डेली बेस पे सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे चेकिंग हो रही है और बंदे भी पकड़े जा रहे हैं। और इसी तरह इस्लामाबाद तो काशिफ साहब बता भी चुके हैं कि आधे से ज़्यादा होटल तो अफगानियों ने अपने कैप्चर किए हुए। लेकिन फिलहाल पंजाब में तो इस तरह की मूवमेंट अभी स्टार्ट नहीं हुई। अब सारे लोग, अगरचे चीफ मिनिस्टर ने भी वार्निंग दे दी है कि भाई 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन है, उसके बाद फिर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सही, ठीक है। तो जैसे ये ऑपरेशन शुरू होगा तो उसके बाद कुछ बताने की पोजीशन में होंगे कि यहाँ से कितने अफगानी जो है वो नकल मकानी करके वापस अपने मुल्कों में। बिल्कुल ठीक है। काशिफ, जरा इस्लामाबाद की हमें सूरत हाल बताइएगा। इस्लामाबाद में क्या चल रहा है? क्या वाकई हिजरत यहाँ से की जा रही है या अभी तक वही पंजाब वाली सूरत हाल है? देखिए शुमाइला, सबसे पहले तो ये बड़ी वाज़ेह बात है कि गैर कानूनी गैर मुल्की जो है वो एक पोजीशन है, वो पॉलिसी है, उसमें ये स्पेसिफिकली अफगानियों की पॉलिसी नहीं है। दूसरी बात ये कि इस्लामाबाद में गिरदोनवा में जहाँ पे अफगानी बस्तियाँ आबाद थीं, गैर कानूनी तौर पे आबादकारी हुई थी, सरकारी लैंड्स के ऊपर आबादकारियाँ हुई थी, CDA के लोगों को साथ मिला के या ज़िले इंतज़ामिया के लोगों को साथ मिला के उनको गिराने का सिलसिला शुरू हो चुका है और बहुत सारी जगहों पे तो वो मिसमार कर दी गई हैं। उनमें जो लोग गैर कानूनी तौर पे आबाद थे उनकी आइडेंटिटी जो है उसको देखा जा रहा है। जो इलीगल है, अपने कानूनी डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं कर पा रहे, उनको तो डायरेक्ट यहाँ से डिपोर्ट किया जा रहा है। और अडियाला जेल में भी बाकायदा काउंटर बना दिया गया है कि वहाँ पे जो कैदी मौजूद है, अगर वो गैर कानूनी तौर पे मुकीम है, उनके पास कोई दस्तावेज नहीं, तो वहां से निकलने के बाद वो बजाय कहीं हाइड आउट्स में चले जाए, उनको डायरेक्ट जो है वो डिपोर्ट किया जाए। सही। तो ये इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद में बड़ी तादाद में मौजूद थे। और बिलखसूस यहाँ से प्रॉब्लम ये आ रहा था कि ये लोग यहाँ पे आबाद हुए, सरकारी ज़मीनें जो है वो कैप्चर कर ली। फिर जब सरकारी ज़मीनों पे जो सेक्टर डेवलपमेंट या दूसरे जो सरकारी कोई प्रोजेक्ट करने जाए तो खाली करवाएं, तो फिर आगे से रिजेंटमेंट आती थी। उस नुक्ता नज़र से इस्लामाबाद में तो बड़ा स्ट्रिक्टली ऑपरेशन जारी है। और जो बिलखसूस जो लोग गिरफ्तार हैं, कैदी हैं, और उनमें पता है कि कुछ ऐसे हैं जिनके पास कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं है कानूनी तौर पे, उनको तो वहीं से जेल से सीधा डिपोर्ट किया जा रहा है। सही। जहां तक बात है कि दीगर ममालिक की, देखिए अभी तक इसलिए हार्ड एंड फास्ट तरीके से इम्प्लीमेंटेशन शायद नजर नहीं आ रही कि 31 अक्टूबर तक जो है वो एक डेडलाइन दी गई है कि लोग खुद ब खुद इसका डिसीजन कर लें और अपने ममालिक में, मुतलका ममालिक में वापस चले जाएं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर 31 अक्टूबर तक लोग नहीं जाएंगे तो 1 नवंबर से फिर जब कानून हरकत में आएगा तो फिर ना बेनिफिट्स बचेंगे, ना इजी मनी के फवायद बचेंगे, ना प्रॉपर्टी बचेगी। जब कानून हरकत में आएगा तो वो लोग भी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी जो कि इन लोगों को छुपा सकते हैं या इस कोशिश में है? देखिए ये तो बिल्कुल जरूरी है। अगर आप फर्ज कर लें उन्होंने अपने घरों को बेच दिया, साइड पे हो गए, और किसी रिश्तेदार के घर, किसी ताकतवर के डेरे पे, किसी सियासी शख्सियत के डेरे पे जाके उन्होंने पनाह ले ली और वहां पे छुप गए, तो जिसका भी निशानदेही होगी तो वो भी साथ झगड़े में आएंगे। और ये देखिए, जिस वक्त हमने तय कर लिया, स्टेट ने तय कर लिया। और एक और बड़ी अजीब चीज है कि शुमाइला, यहाँ पे नादरा से और पासपोर्ट में
ऐसी चीज़ों का इंकशाफ हो रहा है कि जो अफगानिस्तान से आए हुए यहाँ पे लोग थे, दीगर कीनिया से, उज्बेकिस्तान से, रशिया से जो लोग यहाँ पे आके आए, उन्होंने यहाँ पे अपने दस्तावेजात बनवाए, उसके बाद यहाँ से उन्होंने पासपोर्ट वगैरह हासिल किया और दूसरे जी मुल्कों में काशिफ, ट्रैवल कर गए। सही। तो ये एक बड़ा इंकशाफ सामने आया कि वो पाकिस्तानी दस्तावेजात उन्होंने कैसे बनवाई, कैसे इस्तेमाल की, वो सारा डेटा भी फिल्टर हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि 1 नवंबर के बाद शायद किसी को रियायत नहीं मिलेगी, क्योंकि ये स्टेट की क्लियर पॉलिसी है और मैं समझता हूँ कि इस पॉलिसी के ऊपर बहरहाल पूरे ठीक। पाकिस्तानियों को, शहरियों को अपने गिरदोनवा में देखना चाहिए और हुकूमत के हाथ मजबूत करना चाहिए हुकूमत से। इम्तियाज साहब, सिंध में तो हम देख रहे हैं कि बड़ी ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी हैं, पकड़ धकड़ भी हो रही है, क्या आदाद शुमार सामने आए? देखिए, वाकई सिंध में और ख़ास तौर पे कराची में, जो कि बहुत ज़्यादा मरकज़ है अफ़गानियों का ख़ास तौर पर, और दूसरे भी हैं, बर्मीज़ भी यहाँ पर हैं और हिंदुस्तान से आए वो एक कलील तादाद है जो इस तरह ट्रैवलिंग करती है, और बर्मीज़ भी एक काफ़ी तादाद में, और टूवर्ड्स अगर कश्मीर तक जाएंगे तो वहाँ तो काफ़ी मरतबा बीच में कई मरतबा रेजिस्टेंस हुई है लोकल पॉपुलेशन की अफ़गानियों के ख़िलाफ़। और 2-3 जगहों में मैं भी बैठा हूँ, मौजूद रहा हूँ, तो वहाँ ये बात सारी, वो पहले से ही वहाँ पे रेजिस्टेंस थी, अब और उसकी बढ़ गई है। कराची में कार्रवाई हुई हैं, अब तक तो ये तकरीबन 1800 के करीब आ रहा है, उसमें के डिपोर्ट भी कुछ किए जा चुके हैं, कुछ को जेल में बंद किया गया, और ख़ास तौर पर इस तरह के हाउसेस बनाने की भी बात हो रही है कि जहाँ उन्हें जेल के साथ साथ अगर जगह ना हो तो उधर रखा जा सके। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये स्टेट की ज़िम्मेदारी नहीं है, अब ये मेरी और आपकी आवाम की ज़िम्मेदारी है कि अगर स्टेट ने इतना बड़ा फैसला लिया है तो हम अपनी आंखें बंद करके अगर बैठे हुए हैं तो कल हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए, फिर हमें बात नहीं करनी चाहिए कि जनाब हुकूमत कुछ नहीं कर रही। एक फ़ैसला हुआ कराची में, लेकिन शुमाला एक और मामला शुरू हो गया कि ये जाते जाते लूट मार में इजाफा कर रहे हैं। कल भी खारादर में जो सराफा बाज़ार है उसके करीब वाली एक मार्केट में जो होलसेल मार्केट है, वहाँ पर एक डकैती की कोशिश की, और वहाँ पर वो अफ़गानी थे और उन्होंने यानी कि धमाका खेज वहाँ पे अशिया भी फेंकी, तो जिसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि लूट मार में इजाफा के जा तो रहे, कुछ और लूट कर लेकर को भी लूट रहे हैं, कैश वैंस बिल्कुल ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत को एक और इबाम ख़त्म कर देना चाहिए वाज़े तौर पर। एक चीज़ आती है कि जनाब नहीं, जो रजिस्टर्ड हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, इनको भी क्लियर करना चाहिए कि जो रजिस्टर्ड है उनको ना छेड़ा जाए। क्यों ना छेड़ा जाए? रजिस्टर्ड को भी मखसूस जगह रहने की इजाज़त होती है, जायदाद हर जगह नहीं खरीद सकता रजिस्टर्ड। अगर रजिस्टर्ड जाके जायदादें खरीद रहा है, शहरों में जाके या कहीं जाके कारोबार कर रहा है, तो उसका राइट नहीं है, उसके खिलाफ भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो गैर कानूनी गैर रजिस्टर्ड के खिलाफ हो रही है। ये आप रजिस्टर्ड है, जहाँ ईरान में आप हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वहाँ पर वो काम के लिए जाते हैं, शाम को उनकी ट्रांसपोर्ट है, बस सर्विस है, वो वापस फिर अपने कैंप में जाकर रहते हैं, इधर उधर नहीं रहते। ना तो उनको कोई किराए पे देता, और जो किराए पर घर दे, जिसने फ़रोख्त कर दिया वो ज़्यादा कीमत में, उसकी भी जायदाद जब्त होनी चाहिए, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि तू पाकिस्तानी नहीं है, यानी हुकूमत होगी, सिर्फ हुकूमती इदारे पाकिस्तानी होने का सबूत देंगे, तुम पाकिस्तानी होने का सबूत नहीं दोगे। 4 रुपए के चक्कर में, 4 पैसे के चक्कर में बिजनेस कम्युनिटी की ये इतनी बड़े एक तादाद है। कराची में मैं बहुत सारों को जानता हूँ, सिर्फ इसलिए कि इजी मनी आई, उन्होंने उनके हिस्सेदारी के साथ कारोबार शुरू किया, उन्हें वो ज़्यादा हिस्सा लेते हैं, रजिस्टर्ड ही नहीं है, ये अपने खाते के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं करें। जब स्टेट अगर बात करना चाह रही है, स्टेट ने एक बहुत बड़ा, हालांकि 30वीं दफ़ा मैं देख रहा हूँ इस तरह का खास तौर पे फैसला। पिछले भी कई साल पहले हुआ था कि पेशावर और इधर से कैंपों से निकाला था, उस वक्त तो शायद $500 भी दिए जा रहे थे यूएनओ की तरफ से, मगर वो फिर रुक गया था। तो एक तो जो ये काशिफ बार बार बात करता है, बिल्कुल सही करते हैं काशिफ, कि भाई कंटिन्यूटी के साथ करें, कोई पॉलिसी गलत भी है ना उसको आप आखिर तक करें, फिर उसके ऊपर बात करके करें कि भाई रिजल्ट नहीं मिला तो उसको चेंज करें, लेकिन कंटिन्यूटी होनी चाहिए। और इस मुहिम में अवाम को अपने इदारों के साथ खड़ा हो, पॉइंट आउट करें, फोन कर दें। मैं तो ये कहता हूँ भाई आप एक लिफाफे पे लिख दें, ऊपर लिखे ISI MI लिख दें, IB लिख दें, किसी भी एजेंसी का नाम लिख कर डाल दें कि जी फला जगह पर इस तरह के मशकूक लोग हैं, ये नहीं है लोकल,
ठीक आप काम करें, एजेंसियां काम कर रही हैं, वो मजीद काम करेंगी। ये हम सबकी इज्तिमाई सबकी जिम्मेदारी बनती है। इज्तिमाई ठीक है। जिम्मेदारी है सही इस वक्त। एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो एमक्यूएम ने साबिका इत्तेहादियों पर खासी लफ्जी गोलाबारी की है, तो क्या नया सिंध का जो इत्तेहाद है वो सिंध की तकदीर बदलेगा, और मुल्क में जो दीगर सूबों में सियासी गहमा गहमी चल रही है उस पर भी बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एमक्यूएम पाकिस्तान सिंध में मुकम्मल तैयारी के साथ इस वक्त मैदान में है, और मुस्तफ़ा कमाल ने यह वाज़ेह तौर पर कहा है कि माजी में मुत्तहदा इतनी मजबूत नहीं थी जितनी कि आज है। तो दूसरी जानिब जो पीपल्स पार्टी है उस पर भी उन्होंने सख्त तनकीद की है। इम्तियाज़ साहब, क्या चल रहा है सिंध की ख़ास तौर पर सियासत में? देखिए, जाहिर है कि वही जो हम कहते हैं ना कि सियासत में राइट होता है जब वो ख़ासतौर पे इलेक्शन में भी, मेरी ज़ाती राय जो मैं ऑब्ज़र्व किया है और पहले भी, कि एमक्यूएम पीपल्स पार्टी की जितनी मुखालफत करेगी पीपल्स पार्टी उतनी ही मजबूत होती जाएगी, यानी इलेक्शन के मामले में ख़ास तौर पर। और कराची में जितनी नशिस्तें पीपल्स पार्टी की हैं वो उसको मिलेंगी, क्योंकि वो अब से नहीं, भुट्टो साहब के दौर से मिल रही हैं। रेशो चेंज होता जा रहा है और वो कम नहीं हुई हैं कभी भी। आप ये कहते हैं अगर लियारी से हार गए थे तो उन्होंने दूसरी जगह से ले ली थी नशिश, कराची का कोटा पूरा था, रियलिटी है। और एमक्यूएम के पीक टाइम में जब बानी तहरीक थे उस वक्त भी पीपल्स पार्टी को मिलती थी। और ये जो कहते हैं ना कि पहली मरतबा मेयर आया है मुर्तज़ा वहाब पीपल्स पार्टी का, सत्तार अफगानी साहब जब थे पहली मरतबा बल्दियाती ऑर्डिनेंस के तहत जब इलेक्शन हुए थे मेयर के, उसमें जीता पीपल्स पार्टी का मेयर था। उसकी वजह यह है कि उनके वोट गायब किए गए मेयरशिप के अंदर, वो इसलिए हार गए 3 से 4 वोट। और आज पीपल्स पार्टी और डिप्टी मेयर तीनों मरतबा जो मेयर के इलेक्शन हुए शुमाइला पीपल्स पार्टी का मेयर जीता है। वो अलहदा बात है, वोट ऊपर नीचे किए। उसकी सबसे बड़ा सबूत ये है कि अफगानी साहब के साथ दोनों मरतबा पीपल्स पार्टी के डिप्टी मेयर थे और उनसे ज़्यादा वोट लेके डिप्टी मेयर थे। अब मुर्तज़ा वहाब जीते, अराउंड की उनकी जगह वही है। और दूसरी बात ये है कि देखें, ये जो नए ताद की बात हो रही है तो एमक्यूएम में इस वक्त ज़ाहिर की एक्टिविटी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या आमिर खान साथ हैं, क्या वसीम अख्तर साथ हैं, क्या और भी बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं कि जो आजकल साइड लाइन हुए हैं। अगर वो साइड लाइन है तो क्या एमक्यूएम मजबूत हो जाएगी, किस तरह होगी मजबूत? अच्छा, आप दूसरी तरफ आ जाएं, आप जीडीए के साथ, जीडीए के अंदर मुस्लिम लीग फंक्शनल है, मेन पार्टी, ठीक है। उसके साथ फिर हमारे अवामी तहरीक अयाज लतीफ़ पले जो दोस्त है हमारा वो है, और फिर ये है अपना जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा वाले। अब एमक्यूएम भी उसमें आ गई है, और राशिद महमूद साहब आ गए जो JUI फेक है, वो भी पीपल्स पार्टी के तादी थे PDM में। अब बात ये आती है कि जो राशिद महमूद सुमरो है उनके वालिद डॉक्टर साहब, वो भी बीबी शहीद के खिलाफ हमेशा लड़ते थे, कामयाब नहीं हुए लेकिन लड़ते थे। तो ये इत्तेहाद कोई नया नहीं है पीपल्स पार्टी के खिलाफ। ये जरूर है कि एमक्यूएम अपनी फितरत, अपनी जो एक वो है उसकी एक्टिविटी, उसके अगेंस्ट इलेक्शन से पहले किसी इत्तेहाद में जा रही है, वरना एमक्यूएम इलेक्शन से पहले आज तक किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनी। ठीक है, यानी बानी चेयरमैन, बानी एमक्यूएम के दौर में भी, उसके बाद भी कभी नहीं बनी, ये पहली मर्तबा। और इस इत्तेहाद का इंप्रेशन ये दिया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी के खिलाफ है, और वो चौथी मर्तबा पीपल्स पार्टी को इस्टेब्लिशमेंट इक़्तिदार में आने नहीं देना चाहती, इसलिए वो तेजी से काम। लेकिन जो बिलावल भुट्टो ने जो एक कैंपेन चलाई थी, जो दौरा एक सिंध में किया था, तो मेरी इतलात के मुताबिक जो कुछ आना चाहते थे वो नहीं आ रहे, और मरियम नवाज का भी इसीलिए विजिट नहीं हो सका क्योंकि नवाज शरीफ रिस्क लेना नहीं चाहते। ठीक है, यानी अब भी जरदारी सब पर भारी रहेंगे सिंध में। लगता है ऐसी होता है कि उनकी एक्टिविटी। आगे काशिफ की तरफ चलते हैं। जी काशिफ, आप बताइएगा क्या मुल्की सियासत में हलचल है, और दूसरा ये कि अदालतें सियासी केसेस निपटाने में मसरूफ हैं, किसको रिलीफ मिल रहा है और कौन मजीद पकड़ में आ सकता है? देखें, इस हवाले से तो हमारा भाई कह चुके हैं कि नून लीग फेवरेट जमात है इदारों की। मेरा तो सिर्फ जो सिंध की सूरत हाल पे देख रहा हूँ वो ये है कि देखें, नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि जरदारी साहब की जो डिमांड है वो थोड़ी सी कम हो जाए। उसके लिए उन्होंने इन सब को आगे लगाया कि आप पीर पगाड़ा साहब, एमक्यूएम, ये सारे मिल के पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देंगे,
तो फिर पीपल्स पार्टी जो है वो हमारे साथ आके बैठेगी, तो फिर शायद उनकी डिमांड या उनकी तवक्को जो है वो थोड़ी सी कम होगी। अपने ताई तो नून लीग जो है वो मरकज पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए बिल्कुल स्ट्रेटजिकली प्लान करके बैठी हुई है, लेकिन जरदारी साहब की सियासत को समझने के लिए एक नहीं 3-3 PhD होना ज़रूरी है। और नवाज शरीफ साहब वगैरह जब तक इस चीज़ की स्ट्रेटजी करेंगे उस वक्त तक जरदारी साहब अपनी गेम सीधी कर चुके हुए होंगे। और एंड पे देखें, मसला हुकूमत बनाने का नहीं है। 2024 में जो इलेक्शन होने जा रहा है, मसला अपोजिशन भी अपनी मर्जी की लाने की कोशिश की जाएगी, ताकि अफामो तवीज़ से लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन एक पेज के हो, ताकि हम कानून साजी भी कर सकें और मुल्क का निज़ाम भी चला सकें, जिसके लिए मैं समझता हूँ कोई बुरी बात नहीं है। जब तक ऐवान के अंदर माहौल अच्छा नहीं होगा, जमहूरियत का माहौल अच्छा नहीं होगा, उस वक्त तक ना जमहूर का माहौल अच्छा होगा, ना माशरे का माहौल अच्छा होगा, ना महंगाई का माहौल अच्छा होगा। सो इस सारी सूरत हाल के लिए आपको पार्लिमान के माहौल को अच्छा करने की जरूरत है। और ऐसा ना हो 2018 में कायदे ऐवान जो थे चेयरमैन तहरीक इंसाफ, वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से मिलने को तैयार नहीं थे और वो निज़ाम इतना स्ट्रेच हो गया कि फिर टूटते टूटते बचा कई दफ़ा भी। तो मैं ये समझता हूँ कि जरदारी साहब अपनी सीटें अपना प्लान पूरा कर चुके हुए हैं। जहाँ तक बात है जी मुस्तफा कमाल साहब की बातों की, तो इनकी बातों पे क्या कमेंट कीजिए। रोते रोते चंद माह पहले, चंद साल पहले की बात है, आंसू इनके नहीं रुकते थे। 8-8 घंटे 6-6 घंटे टीवियों पे लाइव चल रहे थे। फारूक सत्तार भी गैर मुल्की एजेंट था, डॉक्टर मकबूल सदीकी का भी किसी और से ताल्लुक था, आमिर खान भी किसी और के इशारों पे थे। ये पवित्र थे सिर्फ 2 लोग, मुस्तफा कमाल साहब और एक अनीस कायम खानी साहब। उसके बाद फिर यकदम ऐसे लाटू फिरा कि ये सारे के सारे जो है वो इन सब ने वो गवर्नर साहब जो है टसोरी साहब, उनको अपना बड़ा बना लिया और सारे इकट्ठे होकर बैठ गए। या सियासत में ज़र्फ रवादारी नाम की कोई चीज नहीं है इनमें। आप जिनके खिलाफ बातें कर रहे हैं, कल उनके तरले मार के आपने सेनेट की सीट ली फैसल सब्ज़वारी साहब की, क्या भाई के कल इन्हीं के तरले मार के, जरदारी साहब के तरले मार के इनको फिर हुकूमत में आना पड़े। उन्हीं को तरला मार के इन्होंने गवर्नर बनवाया, उन्हीं को तरला मार के इन्होंने इंटरम में अपना मेयर बनवाया। सो आप जब चार्जशीट डालेंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे। सो सियासत है, बात करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो मजबूत सियासत है वो उसी जमात की है जिसकी लीडरशिप जो है वो मैदान में है। बिलावल भुट्टो साहब की सियासत है, क्योंकि पीपल्स पार्टी है, नून लीग की सियासत है, तहरीक इंसाफ की सियासत है। MKM की सियासत को मैं सियासत नहीं मानता। ये सिर्फ 8-6 सीटें लेके ये इन्होंने सिर्फ इक़्तिदार में ब्लैकमेलिंग करनी होती है और अपने मफादात लेने होते हैं। इक़्तिदार में के मजे भी लो और बाद में रूठी बेगम की तरह तानाज़नी भी शुरू कर दो। इनकी इससे ज्यादा कोई हैसियत मैं नहीं समझता। उन्होंने कहा है कि वो पहले से ज्यादा मजबूत हो गए। भट्ट साहब से सिर्फ 15 सेकंड लेते हुए, जो नवाज शरीफ के इस्तकबाल का मामला चल रहा है, नवाज शरीफ साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वो अपने इस्तकबाल का प्रोग्राम खुद ख़त्म करने का ऐलान कर दें। कहें कि कोई और सीधे एयरपोर्ट से कोर्ट में जाएं और कहें कि मैं अदालत से रिलीफ लेकर आवाम के पास जाऊंगा। उनका पाकिस्तान आना ही बहुत बड़ी कामयाबी और उनका बहुत बड़ा इस्तकबाल है, क्योंकि माजी में जब बेनज़ीर साहिबा आई थी तो ज़ियाउल हक का दौर था, जब शहबाज शरीफ आए थे तो मुशर्रफ का दौर था। ये डिक्टेटरशिप थी, इसलिए अवाम निकले थे। ये इस बहस में पड़े बगैर कि इस्तकबाल छोटा हुआ या बड़ा हुआ, वो इस्तकबाल का सख्ती से मना कर दें और सीधे कहेंगे मैं कोर्ट से रिलीफ लेके पूरे पाकिस्तान के विजिट पे निकलूंगा, अपने वर्कर से मुलाकात करूंगा, तो उनके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होगा। वरना ये एक नई बहस छिड़ेगी कि 10 लाख थे, 15 लाख थे, 5 लाख थे, पिट गए, उससे कम जलसा हुआ, उससे बड़ा जलसा हुआ। जी मुनव्वर साहब, खुद मना कर दें। नवाज शरीफ की जी मुनव्वर साहब क्या कह रहे हैं? भाई साहब कह लो जो कह अब आपकी बारी है। मैं तो सर ये चाह रहा था कि इम्तियाज साहब कह रहे हैं कि बंदे कम है तो पीपल्स पार्टी भी देने को तैयार है। बंदे थे असी दूजे पासे भी दिला देंगे। देखिए मुझे इस बात में कोई शक शुबा नहीं है कि जो मीनारे पाकिस्तान का जलसा है वो बहुत अच्छा होगा, और जो मुस्लिम लीग नून ने जो क्लेम किया है कि वो उनकी तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा, तो मुझे लगता है ऐसे ही होगा। इस टाइम पे जो मुस्लिम लीग की सेंट्रल लीडरशिप है वो पूरे पंजाब के मुख्तलिफ अजला में फैली हुई है और वहाँ पे वो कॉर्नर मीटिंग्स और जलसे कर रही है। तो वो एक अपने जो वर्कर्स हैं उनको चार्ज करने के लिए, और जो वहाँ के उम्मीदवार रहे, MNA रहे, MPs रहे और जो टिकट होल्डर रहे, उनको वो लूप में लेके बैठे हुए, और उनको सबको यही पता है कि जो बंदा अपना लेके जाएगा, अपने कारकुनों को साथ लेके जाएगा, अगली टिकट उसे ही मिलनी है।
सही। अदरवाइज अगर किसी हल्के से कोई उम्मीदवार जो नून लीग का MNA या MP है वो यहाँ पे क्राउड लेके नहीं आता, अपने लोगों को साथ लेके नहीं आता, अपनी पावर स्ट्रेंथ शो नहीं करता, तो फिर उसकी टिकट भी उतनी ही खतरे में होगी। तो इसलिए मुझे ये इस बारे में ये गुमान यही है कि ये जलसा जो होने जा रहा है मीनार पाकिस्तान में, ये बहुत अच्छा जलसा होगा। और वो मियाँ साहब जो इस्तकबाल वाला मामला नहीं है, वो एयरपोर्ट से सीधा जो है वो मीनार पाकिस्तान आएगा और वहीं पे आके अपनी आइंदा की जो स्ट्रेटजी है उसकी अनाउंसमेंट करेंगे। ठीक है। दूसरी बात, मैं अपने दोनों भाइयों से इंतहाई माजरत और अदब के साथ ये अर्ज करूंगा कि MQM एक रियलिटी है, MQM एक रियलिटी थी और MQM एक रियलिटी रहेगी। अगरचे MQM को कायदे तहरीक के अलग होने के बाद बहुत डैमेज हुआ, लेकिन इसके बावजूद जो MQM का वोटर है वो किसी दूसरी जमात में नहीं गया। सही। ठीक तो है। ये वाला मामला भी आप जेहन में रखें। ये आप कर सकते हैं कि आप एक जमात को दबा के, एक लीडरशिप किसी को दबा के, तो आप उसके वोटर को अपने घरों में बैठने तक महदूद कर दें, लेकिन आप जबरदस्ती डंडे के जोर पे, एक ताकत के बलबूते पे किसी जमात के जो नजरियाती कारकुन हैं उनको दूसरी जमातों में आप शामिल नहीं करवा सकते। लीडरशिप जो होती है वो MNAs MPs उनके अपने मसाइल होते हैं, वो जरूर बदलते हैं, लेकिन वोटर और अवाम वो अपने इस तरह वफादारियां तब्दील नहीं करती। तो मुझे ये गुमान है बहरहाल कि MQM इस इलेक्शन में भी कराची में एक बड़ी जमात बन के उभरेगी। और ये बात बिल्कुल सही है बट साहब, हम रियलिटी के ऊपर बात नहीं हो रही, सीटें पहले से ज्यादा लेगी, इसमें कोई दो शक की बात नहीं है। हाँ। लेकिन माजी में भी वो पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी रही है और फ्यूचर में भी मुझे वही नजर आ रहा है, हम उस पर बात कर रहे थे। ठीक है। और वफादारी की बात पे मुझे परवेज याद आ रहे हैं, जिन्होंने कहा है कि वो इसीलिए जेल में है कि वो PTI को नहीं छोड़ेंगे। जरा इस मामले पे भी रोशनी डालिएगा। जी बिल्कुल, वो मैंने ये अगर आपको याद हो तो महीना एक पहले भी ये बात हुई थी कि 40 उम्र के उस हिस्से में जहाँ पे लोग वफादारियाँ नहीं बदलते बल्कि जिद और हटदर्मी का शिकार होते हैं, और ये चौधरी साहब जो है वो ये वैसे भी अपनी बात के बड़े धनी हैं। इनकी आप कमिटमेंट देखें तो जब ये इनको पहली दफ़ा वज़ीर आला बनाने का ऐलान हुआ और वो वादा वफा न हुआ, तो उसके बाद से आज के दिन तक उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को माफ़ नहीं किया, और जमात के अंदर भी रहते हुए शहबाज साहब उनके हद से तनकीद का निशाना रहे। और जब वो उन्होंने अपनी जमात अलग बना ली और वज़ीर आला बने, तब भी वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून में सिर्फ और सिर्फ शहबाज साहब पर ही तनकीद करते रहे। ठीक। हमजा को भी उन्होंने अपने दौर में रिलीफ दिया, मरियम साहबा के साथ भी उन्होंने शफकत वाला सलूक रखा, और मियाँ साहब का एहतराम भी वो इसी तरह करते रहे। सही। तो अभी वो उन्होंने अपने भाई को छोड़ के PTI ज्वाइन कर ली है, तो वो PTI में ही रहेंगे। अब जितना अब ये हुकूमत कर ले, कितना अरसा इनको जेल में रख सकती है वो रख के देख ले। चौधरी साहब वापस निकलेंगे तो तहरीक इंसाफ के सदर के तौर पे अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज करेंगे। ठीक है। अच्छा काशिफ, एक जी काशिफ, ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अंदर रख लें, शाह महमूद कुरैशी को भी अंदर रख लें। अगर चौधरी परवेज इलेक्शन से एक माह पहले भी बाहर आ गए, ये पंजाब में नून लीग की सियासत को हिला के रख देंगे। ये मेरे अल्फाज आप नोट करके रख लें। और मेरे चूहे ने बताया है कि वो बिल्कुल हौसले में है, बिल्कुल कन्विंस है, और वो किसी सूरत तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को ना डिसीव करने के मूड में है ना छोड़ने के मूड में है। वो कहते हैं जो हो गया इससे ज्यादा मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि बल्दियात की पॉलिटिक्स और मैं आपको बताऊं कि उसके अंदर चौधरी परवेज इलाही का कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। मेरी इन दोनों से बिल्कुल मुख्तलिफ राय है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे मैं अपने आप को हीरो तस्वर करने लगूं और बोलूं जी फिल्म में मैं खुद कास्ट नहीं कर रहा हूं और मुझे कोई ऑफर ही नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। मैं आप तीनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और हर सियासी जमात का आजकल यही कोशिश है कि जो वोटर्स हैं उनको अपने तरफ लेकर आया जाए, अपनी तरफ रखा जाए, अपने लिए नाम किया जाए। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।